नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 विषय हिंदी की इस वीडियो में मैं तृष्णा पर्वतिया स्वनिर्भर प्राथमिक शाला से आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, पाठ 6 भरत में आज हम हमारे स्वाध्याय के प्रश्न को एवं भाषा सचता में जो व्याकरण विभाग दिया गया है उसे समझेंगे और देखेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम हमारे अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम हमारे स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। प्रश्न 1 में हमारा प्रश्न है कि ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा। तो बच्चों, बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था। उसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। हमारा दूसरा प्रश्न देखते हैं, दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे। तो उसमें हमारा उत्तर बनेगा, बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था। उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे, जो हमने हमारे नाटक यानी पाठ में देखा। तीसरा प्रश्न है, दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियाँ बताई। तो बच्चों, दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की 2 रीति बताई थी। एक, उन्होंने कहा कि वे युवा अवस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं, और दूसरा, वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। इस तरह उन्होंने पुरुवंशीय जीवन की 2 रीतियाँ बताई। बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न है, चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखिए। बच्चों, यहाँ आप 2 चित्र देख ही रहे हो, बराबर है ना। तो उनका अवलोकन करते हुए हमें कहानी लिखनी है। तो चलो, इनका अवलोकन करते हुए हम कहानी को समझते हैं। बच्चों, चित्र का अवलोकन करके हम देख सकते हैं कि एक लकड़ा था, बराबर। वह रोज जंगल में जाता और लकड़ियाँ काटता था। एक दिन लकड़हारा एक पेड़ पर चढ़कर उसकी एक डाल काट रहा था, जो आप पहले चित्र में देख ही रहे हो, बराबर। पेड़ नदी के किनारे था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और नीचे नदी में जा गिरी। वह आप दूसरे चित्र में देख रहे हो कि अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और नीचे नदी में जा गिरी। लकड़ा पेड़ से उतरा, पर उसे तैरना नहीं आता। अंत उदास होकर वहीं बैठ गया। बच्चों, आप तीसरे चित्र में देख रहे हो कि संयोग से एक देवदूत वहां से गुजरा। उसकी दृष्टि लकड़हारे पर पड़ी। उसने लकड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछा। लकड़हारे ने उसे नदी में अपनी कुल्हाड़ी गिरने की बात सुनाई। देवदूत ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं नदी से तुम्हारी कुल्हाड़ी ला दूंगा। देवदूत ने पहले एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली, जो आप चित्र में देख रहे हो बच्चों, तीसरे चित्र में, बराबर, और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। लकड़हारे ने कहा, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में देवदूत ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली, बराबर। उसे देखकर लकड़हारा खुशी से चिल्ला उठा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवदूत लकड़हारे की ईमानदारी पर बहुत खुश हो गए, बराबर, क्योंकि पहले उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी दी, फिर चांदी की दी, लेकिन फिर भी लकड़हारे ने वह कुल्हाड़ी नहीं ली। और जब अंत में उन्होंने उसकी कुल्हाड़ी उसे दी तो वह चिल्ला उठा और बोलने लगा, हाँ, यह मेरी ही कुल्हाड़ी है। देवदूत लकड़हारे की ईमानदारी पर बहुत खुश हुए। उसने सोने और चांदी, आप देख सकते हो चौथे चित्र में, सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी लकड़हारे को इनाम के रूप में दे दी। तो इस तरह से हमारी कहानी बनेगी। बच्चों, इस कहानी पर से हमें सीख मिलती है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। लकड़हारे ने अपनी ईमानदारी बताई
इस वजह से देवदूत ने उससे खुश होकर उसे चांदी और सोने की कुल्हाड़ी भी दे दी। तो चलो बच्चों, अब हमारे भाषा सचता में जो व्याकरण दिया है विशेषण, उसे हम समझते हैं। बच्चों, वैसे हम कक्षा 6 में और कक्षा 7 में विशेषण और विशेषण के प्रकार हमने देखे थे और उसे समझा भी था। कक्षा 8 में आपको विशेषण भाषा सचता में दिया हुआ है। तो चलो एक बार फिर से हम हमारे व्याकरण विभाग के विशेषण को याद कर लेते हैं। बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उनमें प्रयुक्त गाढ़े शब्दों पर ध्यान दीजिए। पहला है, सूरत ऐतिहासिक नगर है। ऐतिहासिक को काले घेरे रंग से बताया गया है। दूसरा है, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं रहता। परिश्रमी शब्द को काले घेरे रंग से बताया गया है। हमने बाजार से 2 लीटर दूध खरीदा। 2 लीटर को भी घेरे काले रंग से दर्शाया गया है। छात्रालय में 20 छात्र है। 20 शब्द को भी घेरे काले रंग से दर्शाया गया है। वे लड़के खेल रहे हैं। वे शब्द को भी घेरे काले रंग से दर्शाया गया है। उपयुक्त वाक्य में ऐतिहासिक, परिश्रमी, 2 लीटर, 20 आदि शब्द गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण बताते हैं। ये सभी गाढ़े शब्द किसी न किसी रूप में वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध करा रहे हैं बच्चों। बराबर है ना? यानी इसकी परिभाषा बनेगी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यानी कि गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। चलो बच्चों, विशेषण और उसके प्रकार को हम समझते हैं और देखते हैं और एक बार फिर से सभी प्रकारों को याद कर लेते हैं। तो चलो बच्चों, विशेषण और उसके प्रकार को हम कुछ उदाहरणों के द्वारा और अच्छे से समझते हैं। आप देख सकते हो यहाँ कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, जैसे केशा साहसी बालिका थी, तो साहसी के नीचे लाइन की गई है। बगीचे में सुंदर फूल खिले थे, तो सुंदर के नीचे लाइन की गई है। भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया, तो 3 के नीचे लाइन की गई है। वैसे ही बाल्टी में थोड़ा सा पानी है, बराबर, तो थोड़ा सा शब्द के नीचे लाइन खींची गई है। वह आदमी जा रहा है, तो वह के नीचे लाइन खींची गई है। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द साहसी, सुंदर, 3, थोड़ा सा और वह शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं बच्चों। बराबर है? इसलिए जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। इस तरह से आपको इसकी परिभाषा याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह की परिभाषा परीक्षा में भी पूछ सकते हैं बच्चों। तो चलो अब विशेषण के भेद यानी उसके प्रकार को समझते हैं। बच्चों, वैसे विशेषण के 5 प्रकार हैं। एक गुणवाचक विशेषण, फिर निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, जो आप कक्षा 7 में तो सीख ही गए हैं। तो चलो बच्चों, अभी हम विशेषण के प्रकार को देखते हैं। प्रश्न 1 में आप देख सकते हो, निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। हमारे देश में ईमानदार लोग ज्यादा है। ईमानदार शब्द के नीचे लाइन खींची गई है। मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता पार करना पड़ता है, तो लंबा शब्द के नीचे लाइन खींची गई है। कौवे का रंग काला होता है, काला शब्द के नीचे लाइन खींची गई है। खरगोश का शरीर मुलायम होता है, मुलायम शब्द के नीचे लाइन खींची गई है। शरीर के साथ मन स्वस्थ रखना जरूरी है, तो स्वस्थ के शब्द के नीचे लाइन खींची गई है। बच्चों, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द ईमानदार, लंबा, काला, मुलायम और स्वस्थ संज्ञा के गुण, दोष, आकार,
रंग, रूप और दशा को प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। इसलिए यह क्या कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण बच्चों। बराबर? क्या कहलाएगा? गुणवाचक। बराबर? इसे किस तरह से याद रखेंगे? तो जिस शब्द से संज्ञा का गुण दोष, आकार, रंग रूप, स्पर्श, दशावस्था, स्थान, देशकाल, स्वाद गंध, बराबर, स्वाद और गंध और दिशा का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। पहले वाक्य में हमने देखा, बराबर, कि क्या ईमानदारी का गुण, फिर दूसरे में लंबा आकार, फिर काला रंग, बराबर, मुलायम शब्द स्वस्थ, यह शब्द विशेषता प्रकट कर रहे हैं। बराबर? इसलिए यह मगर कैसी गुण की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। बराबर? जैसे गुण दोष, आकार, रंग, रूप, स्थान, फिर देश काल, स्वाद गंध, दिशा का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों, प्रश्न 2 में भी वाक्य लिखे गए हैं। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। प्रयाग में 3 नदियों का संगम होता है। 3 शब्द के नीचे लकीर खींची गई है। आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए, आधा शब्द के नीचे लकीर खींची गई है। गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है, तो तीसरी शब्द के नीचे लाइन यानी कि लकीर खींची गई है। सचिन वनडे में दोहरा शतक लगा चुका है। बराबर? दोहरा यानी डबल, तो दोहरा शब्द के नीचे लाइन खींची गई है। और हमारे देश की चारों दिशाएं रक्षित है, तो चारों शब्द के नीचे लकीर खींची गई है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द 3, आधा, तीसरी, दोहरा, चारों शब्द पूर्णांक, अपूर्णांक, बराबर, क्रमवाचक और आवृत्तिवाचक और समूहवाचक संख्या का बोध कराते हैं। मतलब बच्चों कि जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या, हमने देखा ऊपर के वाक्य में कि सभी वाक्यों में निश्चित संख्या, जैसे 3, आधा, तीसरी, दोहरा, चारों, बराबर, निश्चित संख्या का बोध होता हो, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बराबर है? अब आगे देखते हैं हम। बच्चों, प्रश्न 3 में निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। उसमें है, कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, तो कई शब्द के नीचे लकीर खींची गई है। दूसरे वाक्य देखते हैं, तो कुछ लड़कों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया है, कुछ शब्द के नीचे लकीर खींची गई है। नाव में ज़्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई, तो ज़्यादा शब्द के नीचे लकीर खींची गई है। मुझे थोड़ा पानी पिलाइए, थोड़ा शब्द के नीचे लकीर खींची गई है बच्चों। वैसे ही आज बहुत बारिश हुई, तो बहुत शब्द के नीचे लकीर खींची गई है। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द कुछ, कई, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत, वह अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं बच्चों। निश्चित संख्या का बोध नहीं करवाते। कुछ, उसमें कुछ और ज़्यादा, थोड़ा, यह अनिश्चित संख्या बता रहे हैं बच्चों। बराबर? तो जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध न हो, बराबर, जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध न हो, जैसे हमने निश्चित संख्यावाचक में 3, आधा, तीसरी, वहाँ हमने देखा बच्चों, वहाँ हमने देखा कि जो 3, आधा, वह निश्चित संख्या बता रहे हैं, निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, इसलिए वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। लेकिन यहाँ इस वाक्य में हम निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। बराबर है? इसलिए जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध न हो, बराबर, यहाँ ऊपर वाक्य में हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत, इसमें अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है। इस वजह से यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। बराबर है बच्चों? इसकी परिभाषा किस तरह से याद रखेंगे? जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध न हो, उसे
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों, हमारे चौथे प्रश्न में हम देख सकते हैं वाक्य, जैसे राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया है, तो 2 लीटर के नीचे लकीर खींची गई है। किशन ने 50 ग्राम इलायची खरीदी है, तो 50 ग्राम के नीचे लकीर खींची गई है। राहुल थोड़ी चीनी लेकर आया, तो थोड़ी के नीचे लकीर खींची गई है। वैसे ही पिताजी बाजार से कुछ सब्जियां लाए, कुछ के नीचे लकीर खींची गई है। बिल्ली सारा दूध चट कर गई, बराबर, तो सारा शब्द के नीचे लकीर खींची गई है। बच्चों, हम देख सकते हैं कि उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द 2 लीटर, 50 ग्राम, थोड़ी, कुछ और सारा नापतोल दर्शा रहे हैं। यहाँ हम कुछ और सारा शब्द जो है वह भी कुछ सब्जियों का नाप बता रहे हैं और सारा दूध का नाप बता रहे हैं, यानी नापतोल दर्शाते हैं। तो जो शब्द किसी वस्तु का नापतोल दर्शाते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों, यह सभी विशेषण आप 7वीं कक्षा में सीख चुके हो, लेकिन फिर से आप अच्छे से याद कर पाओ, बराबर। इस वजह से यहाँ फिर से एक बार विशेषण का पुनरावर्तन हो रहा है। आपको सभी विशेषण के नाम और उसकी परिभाषा अच्छे से याद रखनी है, बराबर। अगर आप इसके नाम और इसकी परिभाषा अच्छे से याद रखोगे तो आपको परीक्षा में अगर विशेषण का कोई प्रश्न आता है तो विशेषण का नाम और उसके प्रकार आप लिख सकते हो बच्चों, बराबर। तो हम देख सकते हैं जो शब्द किसी वस्तु का नापतोल, हमने देखा ऊपर वाक्य में 2 लीटर, 50 ग्राम, फिर थोड़ी, कुछ, सारा, बराबर, यह नापतोल दर्शाता है, उसे परिमाणवाचक, बराबर ध्यान रखना बच्चों, परिणाम नहीं लेकिन परिमाण, परिमाण नापतोली, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों, हमारे पांचवें प्रश्न में हम देख सकते हैं कि वाक्य लिखे गए हैं, उसे हम देखते हैं। मेरा काम पूरा हो गया, मेरा के नीचे लकीर खींची गई है। वह आदमी जा रहा है, वह के नीचे लकीर खींची गई है। यह घोड़ा है, यह के नीचे लकीर खींची गई है। मुझे कोई किताब दे दीजिए, तो कोई के नीचे लकीर खींची गई है। कौन लोग थे वो, तो कौन के नीचे लकीर की गई है। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द मेरा, वह, यह, कोई और कौन शब्द सर्वनाम है, बराबर है, और ये शब्द संज्ञा की विशेषता दर्शाते हैं। बच्चों, इसे कैसे याद रखेंगे, तो जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, जब सर्वनाम हम कक्षा 6 में भी सीख चुके हैं बच्चों, जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है तब उसे सार्वनामिक, बराबर नाम याद रखना बच्चों, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, बराबर, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, बराबर है बच्चों। तो हमने अभी विशेषण और विशेषण के प्रकार देखे, गुणवाचक विशेषण देखा, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर परिमाणवाचक विशेषण, बराबर है, तो ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल का बोध कराए उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और पांचवा हमारा, जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बच्चों, इस विशेषण के सभी प्रकार के नाम आपको याद रखने हैं और परिभाषा भी याद रखनी है ताकि आप अच्छे से विशेषण के प्रश्न को लिख सको। तो देखा बच्चों, अभी हमने हमारे व्याकरण विभाग में विशेषण और विशेषण के प्रकार को उदाहरण के द्वारा समझ लिया। अब हमारे पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिया है
आप विशेषण तथा उसके प्रकार पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण पहचान कर उनके प्रकार लिखिए। तो पहला वाक्य है हमारा, ओम चतुर लड़का है। बच्चों बताओ इसमें कौन सा विशेषण आएगा? बराबर है, जो चतुर है वह ओम की, जो लड़का है उसका गुण बताता है। बराबर है, तो यह क्या कहलाएगा बच्चों? गुणवाचक विशेषण। चतुर और उसके सामने हम क्या लिखेंगे? गुणवाचक विशेषण। दूसरा है, श्याम 20 किलो आटा लाया। बराबर, हाँ 20 किलो। 20 किलो क्या बता रहा है बच्चों? परिमाण। क्या बता रहा है? परिमाण। बराबर, तो 20 किलो के आगे हम क्या लिखेंगे? परिमाण। बराबर, नाप तोल का जो बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो 20 किलो हमारा परिमाणवाचक विशेषण बनेगा। तीसरा, सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई। बच्चों यहाँ कौन सा विशेषण लगेगा? हाँ, याद करो अब अच्छे से, यहाँ कौन सा विशेषण लगेगा? थोड़ी। बराबर, थोड़ी शब्द। हाँ, थोड़ी क्या हुआ? चीनी लाई। बराबर, इसलिए बच्चों यह भी नापतोल बता रहा है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण आएगा। बच्चों क्या आएगा? परिमाणवाचक विशेषण। चौथा, साहिल के पास 10 रुपये है। 10 शब्द, तो 10 क्या बता रहा है बच्चों? हमने अभी देखा, संख्यावाचक विशेषण। बराबर, क्या आएगा यहाँ? संख्यावाचक विशेषण। बराबर, निश्चित संख्यावाचक विशेषण आएगा ना बच्चों, या फिर आप खाली संख्यावाचक इसमें लिख सकते हो। 10 संख्यावाचक विशेषण, 10 निश्चित संख्यावाचक विशेषण। बराबर, फिर पांचवा, कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं। बराबर है बच्चों, तो कुछ शब्द क्या दर्शा रहा है बच्चों? अनिश्चित संख्या दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? अनिश्चित। बराबर, हमने उदाहरण में देखा, तो इस वजह से कुछ शब्द क्या बनेगा हमारा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बनेगा। तो बच्चों इस तरह से आपको परीक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उनके प्रकार लिखने होंगे। तो चलो बच्चों, अब हमारे पाठ्य पुस्तक के आगे के प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो बच्चों चलो हम निम्नलिखित वाक्यों को पहले पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कहना चाहते हैं। सानिया अच्छी लड़की है। अच्छी शब्द के नीचे लाइन खींची गई है। सानिया कोमल से अच्छी लड़की है। कोमल से अच्छी के नीचे लाइन खींची गई है। सानिया कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है, तो सबसे अच्छी के नीचे लाइन खींची गई है। उपयुक्त वाक्यों में अच्छा विशेषण का प्रयोग 3 प्रकार से किया गया है बच्चों। बराबर, अच्छा शब्द का अब अच्छा विशेषण का प्रयोग 3 प्रकार से किया गया है। पहले में वाक्य में केवल सानिया की विशेषता का बोध कराया गया है। बराबर, दूसरे में हमने देखा कि सानिया कोमल से अच्छी, यानी वाक्य में सानिया और कोमल की तुलना करके सानिया को कोमल से अच्छी बताने के लिए यह वाक्य बनाया गया है। और तीसरे वाक्य में हम देखेंगे कि सानिया कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है, तो वाक्य में सानिया को कक्षा में सबसे अच्छी बताने के लिए कहा गया है। हमें इस तरह से अच्छा जो विशेषण का प्रयोग 3 प्रकार से किया गया है। तो हम देखते हैं, उपयुक्त विधान से यह स्पष्ट है कि विशेषण शब्द का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द की सामान्य विशेषता बताने के लिए। फिर दूसरा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना, दोनों के बीच में तुलना की गई है, सानिया और कोमल। बराबर, तुलना करने के लिए उनमें से एक को दूसरे से कम या ज़्यादा बताने के लिए। और तीसरा, 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करके उनमें से किसी एक को सबसे कम या सबसे ज़्यादा, हमने तीसरे में देखा सानिया कक्षा में सबसे ज़्यादा बराबर अच्छी लड़की है, तो सबसे ज़्यादा बताने के लिए किया जा सकता है। यानी एक ही विशेषण का प्रयोग
तीन तरीके से और अलग अलग वाक्य के द्वारा किया गया है। बराबर है बच्चों? तो हम इसके आधार पर वाक्य देखते हैं। बच्चों, निम्नलिखित विशेषणों का 3 प्रकार से वाक्य में उपयोग कीजिए। तो सुंदर है, तो सुंदर को हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं। सुमन सुंदर लड़की है। सुमन, फिर उसकी तुलना करते हैं, सुमन गीता से सुंदर लड़की है। फिर सुमन कक्षा में सबसे सुंदर लड़की है, बराबर, सबसे ज़्यादा। फिर बड़ा, तो बड़ा शब्द हिमालय बड़ा पर्वत है। फिर दूसरा, हिमालय गिरनार से बड़ा पर्वत है, वह हमने उसकी तुलना की और उसमें हमने सबसे ज़्यादा बताया, तो हिमालय दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है। इस तरह से वाक्य बन सकता है बच्चों। फिर है मेहनती, तो हम लिखेंगे नंदू मेहनती लड़का है। फिर नंदू, दोनों की तुलना करेंगे तो नंदू श्याम से मेहनती लड़का है। नंदू पाठशाला में सबसे, बराबर, सबसे मेहनती लड़का है। और चालाक शब्द दिया गया है, तो हम वाक्य बना सकते हैं, मेरी सखी चालाक है। मेरी सखी सुमन की सखी से चालाक है। मेरी सखी सारी सखियों में सबसे ज़्यादा चालाक है। बराबर बच्चों? तो इस तरह से आप 3 तरीके से पहला वाक्य विशेषण शब्द का प्रयोग करके बराबर बना सकते हो। फिर दूसरे में दो जन की तुलना करके, और तीसरे में सबसे अधिक या सबसे कम बताकर इस तरह से वाक्य बना सकते हो। मैं अपने ग्रुप में रखूँगी, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है और फिर अपनी नोट में उतारना है। आगे देखते हैं बच्चों, हमारा आगे का प्रश्न है, लिंग परिवर्तन कीजिए। बराबर, जो आप सीख गए हो, सूत सूता, प्रिय प्रिया, आचार्य आचार्या, भवदीय भवदिया, छात्र छात्रा, शिष्य शिष्या। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे टोकरा टोकरी, दास दासी, सखा सखी, मटका मटकी, कटोरा कटोरी और रस्सा रस्सी। यानी इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। देखा ना हमने, टोकरा टोकरी, बराबर। भले हम लिखते समय री लिखते हैं, लेकिन उच्चार करते समय हम ई का उच्चार भी करते हैं। मटकी, दासी, बराबर है बच्चों। अब आगे देखते हैं, मोर मोरनी, शेर शेरनी, भील भीलनी, ऊँट ऊँटनी, मजदूर मजदूरनी, सिंह सिंहनी। इस प्रकार के पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। आगे देखते हैं, पुजारी पुजारिन, नाग नागिन, पड़ोसी पड़ोसिन, सांप सापिन, सुनार सुनारिन, माली मालिन। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन, बराबर, सापिन सुनारिन जोड़ने से, प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। पंडित पंडिताइन, ठाकुर ठकुराइन, गुरु गुरुआइन। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। हमने जोड़ा पंडिताइन, ठकुराइन, डिब्बा डिबिया, बूढ़ा बुढ़िया, बंदर बंदरिया, कुत्ता कुतिया। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में आ को इया करने से क्या बन जाता है? स्त्रीलिंग बनता है। डिबिया, बुढ़िया, बंदरिया, कुतिया। बराबर है बच्चों। आगे नायक नायिका, लेखक लेखिका, गायक गायिका, बालक बालिका। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक को इका करने से स्त्रीलिंग बनता है। बराबर है, गायिका, बालिका, लेखिका। अब हम उदाहरण के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन देख लेते हैं बच्चों। हिरन हिरनी, शिक्षक शिक्षिका, पंडित पंडिताइन। बराबर है बच्चों। इन सभी का लेखन कार्य मैं हमारे ग्रुप में रखूंगी। आपको अच्छे से पढ़कर उसका लेखन कार्य करना है और साथ में तैयारी भी करनी है। आना बच्चों।